मैं आपको रणधीर जी एडमिन बना रहा हूँ, मैं लेफ्ट हो रहा हूँ, ठीक है? सर आएंगे तो उनको बोलिएगा, शुरू कर लेंगे। ठीक है सर। हरिओम, प्रणाम सबको। प्रणाम सर, प्रणाम सर। नमस्ते जी। प्रणाम सर। हरिओम सर। नमस्ते जी। हरिओम। जी गुरु जी नमस्ते। सभी को नमस्ते। प्रणाम सर। अभी मैं होस्ट हूँ, सर को होस्ट बनाने के लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा? रणधीर, कंचन जी वेट कर रही हैं, देखो क्या है क्या मीटिंग में? वो मैसेज कर रहे हैं मुझे। आपको राइट क्लिक करके होस्ट बनाना। राइट क्लिक कर लीजिए जिसको भी होस्ट बनाना चाह रहे हैं उसके नाम पे राइट क्लिक करके आप, या उसको क्लिक करेंगे नाम तो उसमें ऑप्शन आएगा। हो गए सर आप ठीक है होस्ट। जी, धन्यवाद रणधीर जी। गुड इवनिंग टू ऑल। नमस्कार, हरिओम, प्रणाम। प्रणाम सर। तो रोज की तरह थोड़ा रिकैपिटुलेट कर लेते हैं, हमने क्या सीखा था कल। कल हमने सैम्पलिंग के बारे में बात की थी, और कौन कौन से पिटफॉल्स, कौन कौन से सैम्पलिंग एरर्स आते हैं और उनके टाइप हमने सीखे। किस परिस्थिति में कौन सा सैम्पलिंग मेथड अप्लाई किया जाएगा ये क्लियर होना चाहिए। जनरली रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल स्टडीज के अंदर योग में हम लोग रैंडम सैम्पलिंग को यूज करते हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है। कई बार हमें जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार की सैम्पलिंग का यूज करना पड़े। कई बार हम दो प्रकार की सैम्पलिंग को भी यूज कर सकते हैं। जैसे रैंडम सैम्पलिंग जहाँ पॉसिबल नहीं है वहाँ हम क्लस्टर सैम्पलिंग कर लेते हैं। अगर हम किसी स्ट्राटा पे काम कर रहे हैं तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कर सकते हैं। अगर हम कोटास डिसाइड कर देते हैं परसेंटेज के हिसाब से तो उसे कोटा सैम्पलिंग कहा जाता है। तो जब हम मिक्स्ड मेथड्स यूज करते हैं जहां पर कि हमारा रिसर्च क्वेश्चन हमने स्पेसिफाई कर दिया, फिक्स कर दिया अकॉर्डिंग टू द टाइटल, इन्हीं के आधार पर हमारा सैम्पलिंग मेथड भी डिपेंड करेगा कि हम सैम्पलिंग मेथड में किस तरह के सैंपल को टारगेट कर रहे हैं। किसी भी सैंपल को जितना डिटेल में हम एलैबोरेट कर सकें उतना अच्छा है। जैसे कि सैंपल में मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, उस सैंपल में किस एज ग्रुप के लोग हैं, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, और किसी भी तरह की कोमॉर्बिडिटीज अगर हैं तो वो उसे रिपोर्ट करें। किस तरह के रेजिडेंस है, रूरल है या अर्बन, अर्बन रेजिडेंस है उनका,
या सेमी अर्बन है। तो हम किसी भी तरह के मटेरियल इवेंट या ह्यूमन बीइंग्स पे जब एक सैम्पलिंग करते हैं जो कि एक यूनिवर्स से निकली हुई सैम्पलिंग है, यूनिवर्स का साइज भी डिपेंड करता है। अगर ज्यादा बड़ा साइज है, बहुत बड़ा यूनिवर्स है, तो हमें हमेशा क्लस्टर सैम्पलिंग यूज करनी चाहिए। और क्लस्टर सैम्पलिंग के बाद हो सकता है हमें कोटा सैम्पलिंग करनी पड़े, क्योंकि ईस्ट में हो सकता है 2000 लोग हों, वेस्ट में 200 ही लोग हों। सैम्पलिंग में एरर को 100% रिमूव नहीं किया जा सकता। आपने जितनी मेहनत आप सैंपल को इकट्ठा करने में या सैंपल को डिफाइन करने में लगा सकते हैं, लगा लीजिए, फिर भी केवल 80% ही एक्यूरेसी आ पाती है, सैम्पलिंग एरर फिर भी आ जाता है। रीजन ये है कि हम लोगों की लाइफ को बहुत हद तक कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरी बात, लोग सही रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। तीसरी बात ये कि अगर कोई ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपके योगा सेशन के दौरान किसी मेडिकेशन में चला गया या किसी तरह की और दवाई लेने लगा, बीमार पड़ गया, उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन एक रिसर्चर को इस तरह के सैम्पलिंग एरर लाने वाले कारकों से घबराना नहीं, उसको अपना बेस्ट प्रोड्यूस करना है, उसको अपना बेस्ट देना है कि मैंने पहले ये सैम्पलिंग की रैंडम, रैंडम के बाद मैंने कोटा सैम्पलिंग की, फिर मैंने क्लस्टर सैम्पलिंग भी की, और पूरा प्रयास किया कि एक जो यूनिवर्स है जहाँ से मैंने पॉपुलेशन, जिसे हम कह देते हैं, जहाँ से मैंने एक सैंपल उठाया है, मेरा सैंपल उस यूनिवर्स या उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। उस पर सवाल नहीं आएगा अगर आपने बहुत मेहनत से और सही तरीके की मेथोडोलॉजी, जो कि आपकी हाइपोथेसिस, आपके ऑब्जेक्टिव से मैच खाती है रिसर्च क्वेश्चन से, अडॉप्ट किया है उसको मेहनत से, फिर भी 10-20% हम ये कहते हैं कि चेंज आ सकता है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग आ सकता है, फॉलो अप में आ सकता है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हो सकते हैं। खासकर जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है, वहां पर 1 साल के अंदर बच्चे ग्रो कर जाते हैं। अगर आप बच्चों पे कर रहे हो, वो हाइट में ग्रो कर जाते हैं, कई बच्चे पतले रह जाते हैं, कई लंबे हो जाते हैं, कई थोड़ा वेट गेन कर जाते हैं। तो बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस भी आ जाते हैं अगर 1 साल से अधिक या 1.5 साल से अधिक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हम कोई कर रहे हैं सैंपल कलेक्शन में। हम्म। तो मैं पावर पॉइंट स्लाइड्स के माध्यम से एक जुड़ा हुआ विषय और ले रहा हूँ, और ये एक लाइव एग्जाम्पल से शुरू करेंगे हम, क्योंकि हम अभी तक जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम अब एक लाइव एग्जाम्पल लें और फिर उसके बाद आपको कुछ रिसर्च टॉपिक्स चूज करने की जो एम्पावरमेंट है वो आ चुकी होगी, तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो 2 मेथड डिस्कस किए थे हमने, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, और ये भी हमने सीखा था कि जो क्लासिकल योग है हमारा ट्रेडिशनल, उसको हमें मॉडर्न योगा के साथ, मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ, आज के जमाने के लोगों के ऊपर यदि करना है, आज के जमाने में लोगों की मानसिकता को चेक करना है, उनके इमोशंस को चेक करना है, उनकी फीलिंग्स को चेक करना है, उनके एक्सपीरियंसेस को देखना है, उनके विजडम को हम चेक करना चाहते हैं अगर, और क्योंकि हमारा जो इंटरवेंशन है वो अधिकतर योग एवं प्राणायाम ही है, चाहे वो हम योगा थेरेपी दे रहे हैं प्राणायाम थेरेपी के माध्यम से, चाहे हम आसना के माध्यम से पोस्चर थेरेपी दे रहे हैं, या कोई करेक्टिव पोस्चर्स करा रहे हैं, तो थेरेपेटिक एस्पेक्ट ऑफ योगा में आसन थेरेपी और प्राणायाम थेरेपी, जो कि जरूरी नहीं है कि केवल वही इंटरवेंशन हम यूज कर रहे हैं। हो सकता है किसी न किसी
गायनेकोलॉजी डॉक्टर या किसी ऑर्थोपेडिशियन या किसी डायबिटोलॉजिस्ट के साथ मिलकर भी हम काम कर रहे हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं जो कैंसर का काम करते हैं, कैंसर पे। तो हमारा जो योग है वो एक ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच का पार्ट हो सकता है। कोई बुराई नहीं है उसमें, बल्कि वो और अच्छा है, क्योंकि आपको मेडिकल डॉक्टर्स के साथ बैठकर पेशेंट के सिम्टम्स को समझना, उसकी इटियोलॉजी को समझना और ट्रीटमेंट प्रोसीजर को समझना भी फायदेमंद होगा। खासकर कई फीमेल मैंने देखी हैं जो कि नॉर्मल बर्थ हो ऐसे विषय पर काम करती हैं, जो कि ना केवल समाज के लिए हितकारी है, बल्कि आपके लिए भी कौन कौन सी ऐसी बॉडी में चेंजेस आते हैं, कौन कौन से मस्कुलर, न्यूरोस्केलेटल, न्यूरोमस्कुलर या मस्कुलोस्केलेटल बॉडी में चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से कि नॉर्मल बर्थ हो। हम सभी जानते हैं सिजेरियन काफी ज्यादा बर्थ होते हैं, लेकिन नॉर्मल बर्थ वो हमारे शास्त्रों में आज भी प्रेफर किया गया है। और किसी कोई समय ऐसा था जब बर्थ नॉर्मल ही होता था, सिजेरियन कभी होता ही नहीं था, क्योंकि ना इसके बारे में किसी को जानकारी थी, ना उस तरह के टूल्स और टेक्निक्स हुआ करती थी। इसके बहुत सारे कारण है, उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन शरीर के साथ जितना कम खिलवाड़ हो, जितना जा कम शरीर के भी अंदर इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स डाले जाएं चाइल्ड बर्थ के दौरान, उतना बेहतर है। इस तरह की थ्योरी को हम मान करके ये मानते हैं कि होलिस्टिक अप्रोच यदि अप्लाई की जाए तो नॉर्मल बर्थ हो सकता है। और मेडिकल साइंस भी ये कहती है द बेस्ट बर्थ इज ऑलवेज द नॉर्मल बर्थ। तो ये जो, जब हम किसी तरह के गैप को फिल करने की कोशिश करते हैं थ्रू एम्पिरिकल रिसर्च विद ट्रेडिशनल नॉलेज, वो भी इंडियन नॉलेज सिस्टम के साथ, तो हम एक बड़ा अच्छा एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं, जिससे कि हम योगा के इम्पैक्ट को फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग के ऊपर देख सकते हैं। पहले हमने इंडक्टिव मेथड यूज किया था, जहां पर कि हम बॉटम टू टॉप जा रहे हैं। हमारे पास स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमारी योगा की क्लास लोग अटेंड कर रहे हैं, और उस स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन को हम थीमेटिक एनालिसिस के माध्यम से रिकॉर्ड करते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं। उसका एक सेट प्रोसीजर है, 6 स्टेप का प्रोसीजर है, एक साइंटिस्ट ने उसे इन्वेंट किया है। हम उसी को अडॉप्ट करते हैं अधिकतर, क्योंकि वो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में एप्लीकेबल है। हमें उसका रेफरेंस जरूर देना है, उस पर्टिकुलर ऑथर का भी रेफरेंस देना है, कौन से ईयर में उसने साइट किया वो हम साइटेशंस भी जरूर देंगे। और भी जहां जहां रिसर्च में थीमेटिक एनालिसिस का वो पर्टिकुलर प्रोसीजर एक्स वाई जेड जिस भी वैज्ञानिक ने इन्वेंट किया, हम उसी को फॉलो करें। उसी के आधार पर हम अपनी ऑब्जर्वेशंस को, फाइंडिंग्स को, रिकॉर्ड्स को, सर्वेज को, इंटरव्यूज को और मेजरमेंट्स को रिपोर्ट करें। और वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक फिनोमेना ने, ये जो डाटा पॉइंट्स हैं उनको रिलेट करने का हम प्रयास करेंगे। उससे उत्पन्न होने वाले लोगों के साथ बातचीत करके, सर्वे करके, इनफॉर्मल फॉर्मल वे में अपनी क्लासेस में ऑब्जर्वेशन के माध्यम से कुछ ऐसे थीम्स होंगे, रेकरिंग थीम्स जो सब में कॉमन हो। और ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति में वो बार बार रिपीट हो। जैसे कि कोई व्यक्ति ये बोल सकता है कि जब से मैं आपकी क्लास में आने लगा हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो उस व्यक्ति की ऑब्जर्वेशन। दूसरा व्यक्ति ये कह सकता है कि जब से मैं आपकी योगा क्लास में आ रहा हूँ तब से मेरे मसल्स में थकावट कम होती है। तीसरा व्यक्ति कह सकता है मेरा एनर्जी लेवल बढ़ गया है। चौथा व्यक्ति कह सकता है मेरे रिलेशनशिप्स बेटर हो गए हैं। पांचवा व्यक्ति कह सकता है कि मैं ज्यादा शांत रहने लगा हूँ। छठा व्यक्ति कह सकता है कि मेरे सर में हल्का हल्का दर्द होता था, वो मेरा ठीक हो गया है।
सातवां व्यक्ति कह सकता है कि मेरी स्लीप बेटर हो गई है, मैं अच्छा सोने लगा हूँ। कोई कह सकता है मेरी थिंकिंग पॉजिटिव हो सकती है। तो ये सारे के सारे जो रेकरिंग इंस्टेंसेस हैं, इनके हम थीम्स और सब थीम्स बना करके और इनके बीच में संबंध स्थापित कर करके एक थ्योरी को डेवलप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाटा दैट वी कलेक्ट, व्हिच इज कलेक्टेड नॉट जस्ट एम्पिरिकली बट आल्सो थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। कोई व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको स्टोरी सुनाने लगे, अपने जीवन का वृत्तांत बताने लगे कि मैं पहले ऐसा था, फिर मैं ऐसा हो गया, फिर मैं ऐसा करने लगा, फिर मैं वहां गया, अब मैं यहाँ हूँ, अब मैं आपकी योगा क्लास करने से ऐसा फील कर रहा हूँ जो मैंने पहले नहीं किया, वगैरह वगैरह। देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन वो जो बिंदु थीमेटिक एनालिसिस के जिनको आप ढूंढ रहे हो, आपके दिमाग में वही बिंदु 4 या 5 6 रहने चाहिए जिनकी कोडिंग आप करें। इसी चीज को हम समझें। बेसिकली यहाँ हम एक स्पेसिफिक क्लासरूम फीडबैक के माध्यम से एक जनरल थ्योरी डेवलप। तो इनिशियल ऑब्जर्वेशंस हमारा क्या होता है, पहला स्टेप होता है। अगर 6 महीने का हम योग का एक प्रोटोकॉल दे रहे हैं, आसन प्राणायाम का, तो हमें इनिशियल ऑब्जर्वेशंस करनी आनी चाहिए। मतलब एक योग अध्यापक को ये पता लगना चाहिए कि उसके क्लास में आने वाले जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो उनकी कंसिस्टेंसी किस चीज पर ज्यादा डिपेंड करती है, क्या चीज उनको बहुत अट्रैक्ट करती है। क्योंकि ये भी डाइवर्स है, फीमेल्स के लिए कुछ और मोटिवेशन हो सकता है, मेल्स के लिए कुछ और मोटिवेशन हो सकता है, दोनों के लिए कॉमन भी हो सकता है। अगर बच्चे आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ और हो सकता है। अगर एडल्ट्स 18 ईयर्स से लेके 22 साल के कॉलेज के बच्चे हैं, उनके लिए कुछ और हो सकता है। सो वो जो पैटर्न है जो कि उनकी एज पे डिपेंड करता है, उस पैटर्न को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा और इन फर्दर इन्वेस्टिगेशन से हम उस पैटर्न को और बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो कॉमन है। ध्यान रखिएगा, ऐसी चीजें जो कॉमन है, इंडिविजुअल फीडबैक लेंगे लेकिन उसकी कोडिंग करके हम उसको कन्वर्ट करेंगे कि इसका अर्थ ये है। अगर कोई कहता है मेरे मसल्स रिलैक्स फील हो रहे हैं, तो मतलब फिजिकल वेलबींग की बात हो रही है। अगर कोई कहता है कि मैं शांत रहने लगा हूं, तो उसकी कोडिंग होगी मेंटल वेलबींग हो रही है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैम मेरे को अपने नींद में बहुत सुधार आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे इट इज ए साइकोफिजियोलॉजिकल फैक्टर। तो इस तरह से 3 थीम हो गए। चौथा थीम स्पिरिचुअलिटी हो सकता है कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम आप हमें उसका अर्थ बताते हैं, तो हमें जीवन के मूल्यों के बारे में जानकारी होती है। तो वो हो गया वैल्यू बेस्ड थीम, स्पिरिचुअल थीम। इमोशनल थीम, मुझे गुस्सा कम आने लगा है, मैं चिड़चिड़ा कम रहता हूँ, मैं अपनी आदतों को कंट्रोल करने लगा हूँ, मैं सिगरेट छोड़ रहा हूँ, मैंने संकल्प किया है कि आपकी योग क्लास से कि मैं नॉन वेजिटेरियन छोड़ दूंगा। ये भी सब अन्नमय कोश के विषय हैं, फिजिकल हैं, कुछ साइको फिजिकल हैं, कुछ साइको फिजियोलॉजिकल हैं, कुछ न्यूरो कॉग्निटिव हैं कि मेरे को मैं छोटी छोटी चीजें भूल जाता था इधर उधर रख के, उसमें मुझे काफी आराम मिलने लगा। तो ये थीम आपको डिफाइन करने हैं कि फिजिकल है, स्पिरिचुअल है, साइको सोशल है, साइको फिजिकल है या न्यूरोलॉजिकल है, किस तरह के थीम को आप रखना चाह रहे हैं। और उसके अंदर छोटे छोटे सब ग्रुप्स बनाएंगे और उसके आधार पर एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या थ्योरी हम डेवलप करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आसन और प्राणायाम का इफेक्ट किसी चीज पर देखना चाहता हूं। मैं मिक्स्ड मेथड की बात कर रहा हूं। सबसे पहले हम चलेंगे इंडक्टिव मेथड में, जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च है।
क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर पैटर्न, पर्टिकुलर फीडबैक के आधार पर अपने योग की क्लास पे एक थ्योरी जनरेट करना चाहता हूँ, एक थ्योरी डेवलप करना चाहता हूँ, राइट। एज ए योगा टीचर मुझे सांख्य के बारे में भी पता है, हठ योग के बारे में भी पता है, और मुझे वेदों के बारे में भी पता है, पुराण भी मेरी जानकारी में है, उपनिषद भी मुझे मालूम, सारे नहीं, कम से कम कठोपनिषद मुझे पता है, और पतंजलि योग सूत्र का भी मुझे आइडिया है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज योग में शोध करने वालों के पास ये होता है कि उनको सूत्रों की जानकारी होती है। उनको ये पता होता है कि प्री वैदिक एरा में क्या था, वैदिक एरा में क्या था। हिस्ट्री ऑफ योग में हम पढ़ते ही हैं। वैदिक एरा के बाद हमारा वेदांत आए, हमें षड दर्शन के बारे में पता है, हमें माइंड, बॉडी, इमोशंस, इन सब चीजों के बारे में इन सब ग्रंथों में जानकारी ऑलरेडी है। इंडियन नॉलेज सिस्टम से हमें मालूम है कि पुरुष और प्रकृति क्या होते हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां क्या हैं, पंच महाभूत क्या है, और किस तरह से हमारी कंसाइंस काम करती है, कॉन्शियसनेस काम करती है। ये सब चीजें हमें मालूम है, तो हमें एडवांटेज है इस बात का कि हम किसी भी व्यक्ति के भीतर होने वाले बदलावों को योग की दृष्टि से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर कोई साइकोलॉजिस्ट है जिसका बैकग्राउंड साइकोलॉजी से है, मॉडर्न साइकोलॉजी से, तो वो हर बिहेवियर को, हर इवेंट को मॉडर्न साइकोलॉजी की थ्योरीज से जोड़ेगा। स्वाभाविक है, क्योंकि उसका वही बैकग्राउंड। अगर कोई शारीरिक शिक्षक है या कोच है, वो हर तरह के बिहेवियर को शरीर से जोड़कर देखे और फिर अपनी थ्योरी डेवलप करेगा। अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, तो वो फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट है, तो वो फिजियोलॉजी की तरफ ज्यादा जाएगा। सेंसेशंस, वो भी फिजिकल सेंसेशंस, फंक्शनल मसल ट्रेनिंग, इन चीजों के बारे में ज्यादा सोचेगा कि ये बिहेवियर क्यों हो रहा है। कुछ बिहेवियर तो ऑब्जर्वेबल है। किसी की आंखों में आंसू आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो सैड है। कोई अगर पेन में है तो हमें पता लग जाएगा कि उसका जहां पर पेन है वहां रेडनेस है या इरिटेशन है। अगर किसी को गुस्सा आया है तो हम देख सकते हैं उसके हाव भाव से कि उस व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है। कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसी होती हैं जो बहुत सटल होती हैं, जो सामने दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन उस व्यक्ति के भीतर वो घटित हो रही होती है। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं, कई बार योग करते करते पेशेंट हमारे साथ बहुत अटैच्ड हो जाता है, या हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो हमारे साथ बहुत अटैच्ड हो जाते हैं, बहुत पोजेसिव हो जाते हैं। वो हमारे प्रति बहुत एम्पैथी जनरेट करने लग जाते हैं, बहुत केयरिंग हो जाते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन एज ए रिसर्चर, एज ए टीचर, कुछ इथिक्स हैं, और हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि योग सबसे पहले हमें बताता है ज्ञाता दृष्टा बनिए। अगर आप उलझ गए तो आप गए काम से। तो ये जो डुअलिस्टिक सिस्टम है, यही सांख्य योग का सिस्टम। और एक बात हमें मालूम है कि सांख्य योग नास्तिक ग्रंथ है, वो वेदों में विश्वास नहीं रखता, इवन कि वो भगवान की प्रेजेंस को भी नहीं मानता, सांख्य योग। और उसका ये भी कहना है कि कोई भी चीज क्रिएट नहीं की जा सकती। सांख्य योग ये कहता है कि कोई भी चीज यदि आ रही है तो वो पहले से प्रकृति में थी, बस उसको पुरुष पहचान नहीं पा रहा, और वो ऑलरेडी थी इसलिए वो वहां से निकल आई। जैसे कि एक बीज था, पेड़ तो नहीं था ना, लेकिन पेड़ निकला तो बीज से ही। अगर बीज ना होता तो पेड़ ना होता।
तो यहाँ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की भी बात की गई। तो ये जो डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज है, दुखों का कारण ही पुरुष और प्रकृति का पास आना है। जब तक कॉन्शियसनेस आत्मा प्योर है तब तक दुख नहीं है। वरना क्या होता है, धीरे धीरे पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन और आगे चलकर दुख का कारण बनती है। इम्बैलेंस शुरू होता है, सात्विक तामसिक राजसिक ये चीजें फिर बढ़ने लगती हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो सांख्य योग में बताया गया है और हम किसे फॉलो कर रहे हैं, हम सांख्य दर्शन में जो बताया गया है हम किसे फॉलो कर रहे हैं, ना तो न्याय है ना ना वैशेषिका है, तीसरा है योग, चौथा है सांख्य, है ना? उसके बाद उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। तो हम लोग तो वेदों से जुड़े हुए हैं। हमारा योग पतंजलि योग सूत्र, हम जितनी भी बातें करते हैं हमारा डुअलिस्टिक सिस्टम है नहीं, हम तो आस्तिक ग्रंथ से जुड़े हुए हैं। तो क्या सांख्य योग को हम अपना मूलभूत सिद्धांत मान करके डिडक्टिव मेथड अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये प्रश्न मैं आपसे पूछा। कर सकते हैं। कैसे कर सकते? प्रणाम सर। सर यहाँ ये क्वालिटेटिव के ऊपर जब हम काम कर रहे हैं तो सिर्फ एक ईश्वर के अलावा तो और सारी चीज प्रकृति और पुरुष तो है ही। तो ये सारी चीजें हम वहां से ले सकते हैं कि ईश्वर को अगर हटा दें, वैसे तो कहा जाता है ईश्वर के बिना हमें मुक्ति भी नहीं मिलती, लेकिन अगर हम इसको हटाकर चले तो गुण तो वही रहेंगे। तो हम गुणात्मक मेथड को ही अपना रहे हैं। तो क्या ऐसा कर सकते हैं हम आगे? हम्म। लेकिन जो मूलभूत सिद्धांत है वो योग से इतर है। सांख्य दर्शन में योग दर्शन से इतर है बहुत सारी बातें। तो हम सांख्य योग की थ्योरी को मानते हैं, है ना? जनरली हम ये कहते हैं कि बेसिकली सांख्य जो दर्शन है वो योग की थ्योरी थ्योरेटिकल पार्ट, और प्रैक्टिकल पार्ट अभ्यास वाला जो पार्ट है वो योग दर्शन है। अष्टांग योग है, पतंजल योग सूत्र है, हठ योग है। आप बताइए। योग में हम आसन प्राणायाम ध्यान एथिकल कंडक्ट प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड यूनिटी की बात करते हैं। अद्वैत महाद्वैत है, अद्वैत में आ जाएगा आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, और द्वैत महाद्वैत अद्वैत है, में अद्वैत में आएगा। ठीक है ना? सांख्य द्वैत है। सांख्य द्वैत है, प्रकृति पुरुष पे ही 25 तत्व बने जाएंगे उसमें। है ना? ईश्वर और गॉड को वो कुछ समझता नहीं है, वो कहता है नहीं है गॉड, गॉड की बात मतलब साइलेंट हो जाता है बेसिकली। सर लेकिन 9 दर्शन में से 6 आस्तिक है, तो उसमें सांख्य आस्तिक में आता है ना सर? सांख्य नास्तिक है। सर नास्तिक तो 3 है ना, जैन बौद्ध और हाँ, जो चर चारवाक, जैन और बौद्ध। बौद्ध जैन और चार्वाक 3 नास्तिक है और बाकी के 6 तो आस्तिक है सर। आस्तिक मैं है मैं कुछ सांख्य, बोलता हूँ। लेकिन वो ईश्वर को मानता नहीं है, इसीलिए नास्तिक में भी उसके ये किया जाता है, उसको गना जाता है। वहां पे भगवान का या ईश्वर का ये नहीं है, अस्तित्व नहीं है, इसीलिए सांख्य को दोनों में मानते हैं। लेकिन इसमें मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर पृथ्वी उत्पन्न हुई है तो कहीं ना कहीं ब्रह्म ही उत्पन्न हुआ। तो अगर ब्रह्म ने वो सब उत्पन्न किया तो ईश्वर कहीं ना कहीं थे। उसी ईश्वर ब्रह्म को हम मानते हैं। तो प्रकृति की उत्पत्ति भी उसी ब्रह्म ने की है। तो ये कहीं ना कहीं सांख्य भी ईश्वर में आस्था रखता था, लेकिन उसको फिर भी निरेश्वर कहा जाता है। तो ये कितना सत्य है?
ये बता पाएंगे क्या देखिए, सर? सांख्य भी प्रा- दो प्रकार से आया है। एक कपिल, महर्षि कपिल ने दिया, एक सांख्य कारिका है जो श्री कृष्ण ने दी है। ईश्वर चंद्र प्रकाश सर। हम्म। नहीं, विज्ञान विज्ञान शंकर सहाय ने सर 16वीं शताब्दी के बाद में जब भी बताया था, तो विज्ञान शंकर सहाय के माध्यम से हम इसको आस्तिक दर्शन मानते हैं, और 16वीं शताब्दी के पूर्व जो था वो नास्तिक दर्शन में शामिल था सर ये। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ आपसे कि हाँ सर। जब आप सांख्य को जोड़ने का प्रयास योग में आसनों और प्राणायाम के साथ, देखिए, ध्यान रखिए, हमारा विषय योग प्राणायाम है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। हमारा जो मुख्य विषय है योग वालों का, वो है आसन थेरेपी, प्राणायाम थेरेपी, मुख्य रूप से, ठीक है ना। तो इंडक्टिव योगिक थ्योरी जो है, वो ये कहती है कि हम ऑब्जर्व्ड इफेक्ट्स और एम्पिरिकल डाटा पे निर्भर हैं। सांख्य योग क्या कहता है? ये एनालिसिस ऑफ रियलिटी पे काम करता है कि असलियत क्या है, रियलिटी क्या है, और फिलोसॉफिकल अप्रोच पे काम करता है। हम काम करते हैं इफेक्ट्स पे। ये मेथोडोलॉजी है दोनों की, थोड़ा सा विरोधाभास हो गया है यहाँ पे। मैं इसलिए इसको चैलेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये एक फोकस ग्रुप डिस्कशन चल रहा है हमारा। हम एक इंडक्टिव मेथड के माध्यम से थ्योरी डेवलप करना चाह रहे हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि वो सांख्य से ना जुड़े, क्योंकि सांख्य से अधिक और दर्शन ज्यादा महत्वपूर्ण। ये मेरा विचार है, और मेरा विचार गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैं एक थ्योरी डेवलप करना चाहता हूँ, लेकिन वो थ्योरी सांख्य से मैच नहीं कर रही। मेरी नहीं कर रही है, हो सकता है आपकी कर जाए। अगर फोकस देखेंगे तो हम बॉडी माइंड और स्पिरिट की एकता को, युज, योग, होलिस्टिक वेलबींग को हम कहते हैं बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। ये हमारी इंडक्टिव योगा थियरी है। जबकि जो क्लासिकल है वो कहती है कि पुरुष और प्रकृति अलग है, दोनों को बिल्कुल अलग देखिए। देयर इज अ क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन। दुख आते ही तब है जब पुरुष और प्रकृति आपस में मिलते हैं, मैनिफेस्टेशन होता है। अब आप पाथवे देखिए। जो हमारी इंडक्टिव योगा थेरेपी है या थ्योरी है हमारी, वो प्योरली प्रैक्टिस ड्रिवन है। प्योरली प्रैक्टिस करो और जानो। जब तक करोगे नहीं तब तक जानोगे नहीं। आसन, प्राणायाम, ध्यान। जबकि जो सांख्य योग है वो एंटायरली विज्ञानमय कोश का विषय, इंटेलेक्चुअल एनालिसिस है, केवल नॉलेज ड्रिवन है। नॉलेज सेम हो सकती है, क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो रही है, नॉलेज तो सेम ही रहेगी, लेकिन अनुभव सबके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आत्मा प्योर है, कॉन्शियसनेस इज प्योर, जब तक कि वो प्रकृति के संपर्क में नहीं आती, वो मैनिफेस्ट नहीं होती। ठीक ठीक इसी तरह से गोल क्या है हमारी जो योगिक थ्योरी है उसका? हम स्वास्थ्य में वृद्धि चाहते हैं। हम चाहते हैं हम अधिक से अधिक जागरूक हो जाएं, हम अधिक से अधिक अपने कार्य में प्रोडक्टिव हो जाएं, हमारी ऑफिस में फोकस करने की, कंसंट्रेट करने की क्षमता विकसित हो जाए, हमारी जो है वो दुखों को बर्दाश्त करने की रेजिलियंस जिसे हम कहते हैं वो इम्प्रूव हो जाए, हमारे ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स अच्छे हो जाएं, हम लंबे तगड़े चौड़े हो जाएं। ये हमारा गोल है योग में। जबकि जो सांख्य है वो ये कहता है कि लिबरेट हो जाओ इन सब चीजों से, किसी भी तरह की ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों के चीजों से मुक्त होना, सेल्फ नॉलेज होना, पूरी तरह से डिटैचमेंट डिटैचमेंट होना ही सब कुछ है। तो थीस्ट एथिस्ट में भी फर्क है, जैसे मैंने आपको बताया। हमारी जो योग थ्योरी है वो प्रैक्टिशनर टू प्रैक्टिशनर वेरी करती है, और वहां जो है वो एथीस्ट है, सांख्य योग थीस्ट है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा ग्रंथ सांख्य के इतर ढूंढा जाए जिसके आधार पर हम अपनी थ्योरी डेवलप करें, और फिर आगे की जर्नी भी तो आसान हो ना, उस थ्योरी को टेस्ट भी तो करना है अभी हमने। मैं इस समय मिक्स्ड मॉडल की बात कर रहा हूँ।
सांख्य में तो फंस जाएंगे हम। कोई भी चैलेंज कर देगा कि आपकी योग से, योग दर्शन से सांख्य दर्शन तीन चीजों में अलग है। कैसे आपने दोनों को जोड़ जोड़ दिया, कैसे आपने इस तरह की थ्योरी डेवलप कर दी, और अब उस थ्योरी को टेस्ट भी कर रहे हैं आप, जबकि सांख्य ये कहता है कि ये टेस्टिंग का विषय ही नहीं है। सर यहाँ हम ये भी तो कहते हैं कि जैसे सांख्य भी हमें प्रकृति से दूर पुरुष को प्रकृति से दूर करने की बात करता है और अपने स्वरूप को पहचानने की बात करता है, ऐसे योग दर्शन भी तो अंतिम पड़ाव वहीं पर लेके जाता है कि वो उसका प्रतिप्रसव हो जाता है, सारे गुण उसको छूट जाते हैं, प्रकृति से हट जाता है वो और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो यहाँ भी तो उसी थ्योरी को हम देख रहे हैं। जब हम दोनों तो टेस्टिंग करेंगे ना, हाँ जब हम हाँ जी। टेस्टिंग करेंगे ना, तो आप देखिएगा कि हम उस थ्योरी को टेस्ट कर रहे हैं जो कि हमसे मैच नहीं करती, जो दर्शन। मेरा ये मानना है कि इसकी जगह मैं सांख्य योग को हटा करके यदि मैं इसका आधार एक घेरंट संहिता बना दूं, हठ योग प्रदीपिका को बना दूं, पतंजलि योग सूत्र को बना दूं, तो मेरी जो थ्योरी है वो बहुत हद तक मैच करेगी। उसके जो कुछ कंपोनेंट्स हैं वो मेरी योग दर्शन की थ्योरी से मैच करने लगेंगे, और मैं फिर उसके बारे में यहाँ जो मैंने जनरल थ्योरी बनाई है उसको डिफेंड भी कर पाऊंगा, उसके आधार पर थीमेटिक एनालिसिस भी कर पाऊंगा, क्योंकि थीम डेवलप कर पाऊंगा जो मेरे वहां पर मैच करते हैं, कोई मिसमैच नहीं होगा। क्योंकि वहां पर भी उसी प्रकार की शुद्धि क्रियाओं, शोधन, शमन इत्यादि की बात की गई है, जो हम आसनों में भी कर रहे हैं, प्राणायाम में भी कर रहे हैं। अब आप समझे मैं क्यों इसके अगेंस्ट हूँ? नहीं नहीं, हाँ देखिए, जी, क्लियर हो गया आप मुझे। मेरे पे विश्वास मत करिए। मैं तो मैं तो अपनी थ्योरी बना के बैठा हूं, क्योंकि मैं भी शोध करता हूं। मैंने आज तक सांख्य योग को अपने योग के टेस्टिंग मॉडल में कभी लिया ही नहीं, मैं सच बताऊं तो। उसका जिक्र जरूर किया है इंट्रोडक्शन में कि सांख्य योग ऐसा कहता है, उसको कुछ लोग ये मानते हैं, सांख्य कारिका के बारे में बताया है, ये सब चीजें बताई हैं मैंने। लेकिन बहुत सीरियसली नहीं लिया उसको मैंने, क्योंकि फिर मेरी जो थ्योरी है ना, और फिर मैं जब थ्योरी को टेस्ट करने जा रहा हूँ तो वहां पे प्रॉब्लम आ रही है। इसको प्रूव करने में चैलेंज हो सकते हैं, आई थिंक इस वजह से हो सकता है आपने ना लिया हो हाँ, या ये किसी और यही ने नहीं प्रॉब्लम लिया। आ रही है, यही प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैं कुछ ना कुछ टैंगिबल बेनिफिट्स भी तो देख रहा हूँ ना। दो तरह के बेनिफिट होते हैं, नॉन टेंजिबल एंड टेंजिबल। टेंजिबल बेनिफिट ये है कि मैंने फ्लेक्सिबिलिटी चेक करनी है, भाई मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए बॉडी में, शरीर में इंप्रूव हुई योग से, आसनों से। मैं स्ट्रेस रेगुलेशन की कैपेसिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, न्यूरोप्लास्टिसिटी इंप्रूव हुई कि नहीं हुई, उसकी लंग कैपेसिटी में कुछ सुधार आया है कि नहीं आया, प्राण अपान के माध्यम से जो मैंने उसको थ्योरी में समझाया, उस पर मैंने उसको प्रैक्टिस कराया कि इस प्रकार से 3 प्राणायाम का, 4 प्राणायाम का आप अभ्यास करिए, तो मुझे उसकी टोटल लंग कैपेसिटी, उसका जो है टाइटल वॉल्यूम, उसकी वाइटल कैपेसिटी मुझे चेक करनी है ना। सांख्य में आने के बाद तो मैं खत्म हो जाऊंगा फिर वहीं पे, सर और फिर सांख्य में वापस मैं। जैसे सर सॉरी सर, जैसे सांख्य में अपन जैसे पतंजलि के योग सूत्र में देखेंगे तो आसन और प्राणायाम से ही अपन थोड़े से अलग हो रहे हैं, बाकी तो सारी की सारी चीजें मैच कर रही है ना सर उसमें। नहीं कर रही है, क्योंकि देखिए दो भी मैं 3 मूलभूत सिद्धांत आपको बताए, दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है, दोनों की थ्योरी डिफरेंट है, दोनों को, एक को टेस्ट करने के लिए कहा गया है क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। देखिए, ध्यान रखिए, मैं यहाँ केवल थ्योरी डेवलप करके छोड़ नहीं रहा हूँ, मुझे उस थ्योरी को टेस्ट भी करना है ना, आगे मिक्स्ड मॉडल है ना मेरा। पर सर योग सूत्र में भी तो ऐसे षटक्रम आसन या प्राणायाम का जिक्र नहीं है, जैसे हठ योग या घेरंड संहिता वगैरह में है। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ आपसे। तंत्र कहा गया है कि बस एक तो मुझे पुरुष। वो सूत्र लेना है, बिल्कुल सही कहा, मुझे वही लेना है जहां पर कि आसनों का, प्राणायाम का, शुद्धि क्रिया का, शमन का, शोधन का, शरीर का, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम जैसी बातें हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं किसके साथ इसको बेटर जोड़ सकता हूँ, कहाँ दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। कौन सा योग तो मालूम है कि मैं प्रैक्टिकल योग, व्यावहारिक योग में हूँ। मैं उसके साथ ये भी देख रहा हूँ कि मेरे साथ मैचिंग ग्रंथ कौन सा मुझे सूट कर रहा है, ये मैचिंग मुझे करनी पड़ेगी। शोध की बात बता रहा हूँ मैं आपको।
और मैं ये थ्योरी डेवलप करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं वहां तक बढ़ने के लिए फिर सुरक्षित अनुभव करूंगा। मुझे चैलेंज करने वाले लोग बहुत कम होंगे। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि मैं जा सकता हूँ, लेकिन मैं केवल थ्योरेटिकल कंसेप्ट को छोड़ करके नहीं आऊंगा ना, मुझे उसको आगे टेस्ट भी करना। इंडक्टिव से शुरू होऊंगा, थ्योरी डेवलप करूंगा, फिर मैं डिडक्टिव भी यूज करूंगा। तो मुझे वहां पर व्यक्ति के मन, वचन, कर्म, उसके बॉडी में होने वाले चेंजेस, किसी तरह की प्रोप्रियोसेप्टिव चेंजेस, इम्पल्सेस, ये सब भी तो देखनी है ना। और फिर उसको मैच करना है उनके एक्सपीरियंसेस के साथ, उनकी एटीट्यूड के साथ, उनके बिलीफ सिस्टम, उनके फेथ, उनकी स्पिरिचुअलिटी के साथ मुझे मैच करना है। समझने का प्रयास करिए कि मैं इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों मेथड को मिक्स्ड मेथड लेकर चलना चाह रहा हूँ। इस पे मेरी पीएचडी है, तो मैं ग्रंथ, सूत्र को बहुत ध्यान से सिलेक्ट करूँ। और मेरे द्वारा किया गया शोध ये बताता है मुझे कि सांख्य योग मेरे लिए फिलहाल उचित नहीं। अगर मैं केवल क्वालिटेटिव रिसर्च करूंगा तो सही है, फिर मैं कुछ भी कहानियां, स्टोरीज में लिखता चला जाऊं। दोनों को मैं डेवलप करके वहां छोड़ दूंगा, थ्योरी को टेस्ट नहीं करूंगा किसी न किसी तरीके से। कुछ ना कुछ मैं निकाल लूं उसमें से। एग्जाम्पल, डिडक्टिव हाइपोथेसिस, वो हम जानते हैं, ऑलरेडी हमने किया हुआ है। तो ये जो रिसर्च साइकिल है ना, इसको समझने का प्रयास करिए। मैं अभी आपको और क्लियर करूंगा कि कौन सा सूत्र या ग्रंथ या दर्शन हमारे योग दर्शन से ज्यादा मैच करता है, और हमें क्यों लेना चाहिए और किस स्टेज में लेना चाहिए, वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। तो यहां हमने क्या किया, इंडक्शन मेथड यूज किया, ऑब्जर्व किया, डाटा कलेक्ट किया योगा के इफेक्ट का, लोगों के एक्सपीरियंसेस को सुना, उनको अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू पैटर्न में देखा, उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कॉमन है। मुझे अच्छा लगा, मेरी रेगुलरिटी बनी, मैं रूटीन में आया, मेरी नींद अच्छी हुई, मुझे मंत्रों का उच्चारण करके थोड़ा सा जो है वो मेरे इमोशंस बैलेंस में आने लगे। इस तरह के जो रेकरिंग पैटर्न्स हैं, ठीक है ना, इनको मैंने आइडेंटिफाई किया। फिर मैंने उसके बेस पे थ्योरी बनाई और एक एक्सप्लेनेटरी फ्रेमवर्क बनाया, जिसको मैं कह रहा था थीमेटिक एनालिसिस। अलग अलग 4 प्रकार के फिजिकल, सोशल, इमोशनल, साइको सोशल, उन थीम्स के आधार पे मैंने उसे उस थ्योरी को फॉर्म कर दिया। थ्योरी पहले से कुछ नहीं थी मेरी, मैं तो पैटर्न देख के थ्योरी डेवलप कर रहा हूँ यहाँ पे लोगों के एक्सपीरियंस के आधार पर। मैं किसी भी तरह के दर्शन की बात यहाँ कर ही नहीं रहा हूँ। अब मुझे ये देखना है कि जो मेरा ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, ठीक है, उसकी कॉन्करेंट वैलिडिटी एस्टेब्लिश करनी है। डिड यू गेट माय पॉइंट? कॉन्करेंट मतलब जो ऑलरेडी अवेलेबल थ्योरीज है उसके साथ मेरा जो ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बन के आया है, ये कहाँ कितना ज्यादा मैच कर रहा है। अगर मुझे लगा कि मेरा हठ योग प्रदीपिका से बहुत अच्छा मैच कर रहा है, तो मैं उसे लेके चलूंगा। तो मैंने फिर उसके बेस पर क्या किया, एक हाइपोथेसिस जनरेट की। देखिए, अब डिडक्टिव शुरू हो चुका है ये साइकिल में। जैसे ही हाइपोथेसिस आ गई, क्वालिटेटिव इंडक्टिव खत्म हो गया यहाँ पे, क्योंकि मैंने थ्योरी डेवलप कर ली और मेरी थ्योरी कॉन्करेंट वैलिडिटी के अनुसार मैच कर रही है हठयोग प्रदीपिका के साथ या घिरण संहिता के साथ। इसको जस्ट फॉर एग्जांपल समझ ली, ठीक है, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना। हाइपोथेसिस जनरेट हुई, मैंने टेस्टेबल प्रेडिक्शंस लगाए कि योग का प्रभाव, हठ योग का प्रभाव बैक पेन पे होगा, हठ योग का किसी की इमोशनल रेगुलेशन पे होगा, किसी की इंटेलिजेंस पे होगा, कुछ भी हो सकता है। और मैंने उस थ्योरी को डिडक्टिव मेथड से टेस्ट किया एम्पेरिकली, प्रॉपर एक स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनेयर, और उनकी लंग्स कैपेसिटी मेजर की, उनकी हाइट, वेट, बॉडी मास इंडेक्स, ये सब चीजें मैंने मेजर की। और जो भी वेरिएबल मैंने चेक करने थे वो मैंने, जो मेरे कंट्रोल के अंदर आ सकते हैं, कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लगा करके वो मैंने टेस्ट कर लिए, चेक कर लिए। अब मेरी ये मिक्स्ड मेथड की रिसर्च, दोनों इंडक्शन डिडक्शन मेथड से मेरी साइकिल कंप्लीट हो। लेकिन जब मैं उसके बारे में लिखूंगा तो दोनों को एक साथ लिखूंगा मैं। क्योंकि सबसे पहले मुझे इंडक्टिव लिखना है, फिर मुझे डिडक्टिव लिखना है, लास्ट में मुझे इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों को मिलाना भी है, वरना बात कंप्लीट नहीं होगी, अधूरी रह जाएगी। वहां पर मुझे संदर्भ सूत्र ग्रंथों की आवश्यकता पड़ेगी, उनके श्लोकों की आवश्यकता पड़ेगी। उनके श्लोकों को किस तरह से इंटरप्रेट किया गया है कि व्यक्ति में शोधन शमन की प्रक्रिया कैसे चलती है।
और किस प्रकार से हम स्थिर सुखम आसनम को स्पिरिचुअल लेवल पर अनुभव करते हैं। तो वहां फिजिकल भी हो गया, फिजियोलॉजिकल भी हो गया, स्पिरिचुअल भी हो गया और साइकोलॉजिकल भी हो गया। अब मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई। तो योग के इफेक्ट जो मेरे आए डिडक्टिव के बाद, उनको डीपर लेवल पे अंडरस्टैंड करने के लिए मैं योग शास्त्र, योग फिलॉसफी को, जो भी रेलेवेंट योग फिलॉसफी है, उसका सहारा ले रहा हूं यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे मैं एज ए टूल यूज कर रहा हूं, नहीं। मैं केवल एक थ्योरी को टेस्ट करके ये बताना चाह रहा हूं कि जिस प्रोसीजर को मैंने फॉलो किया है उसके आधार पर मैं एक मॉडल बना सकता हूं। इसीलिए कहते हैं ना, केवल आसन नहीं है, प्राणायाम करना नहीं है योग, ये तो उससे बहुत ऊपर के विषय भी है। और ऐसा कहाँ कहा गया है? हमारे इन इन सूत्रों में, शास्त्रों में, योग सूत्र में ये कहा गया है, इस प्रकार से ये कहा गया है। तो मुझे अपने आप को डिलिमिट भी करना है। ऐसा नहीं है कि मैं सारे ही दर्शन लेके चला जाऊंगा उसके अंदर ना। ये भी हो सकता है कि मैं सभी दर्शनों को टच कर दूं, थोड़ा 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 थोड़ा, और फिर मैं कंक्लूड कर दूं। वो भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। उसमें सांख्य का हल्का सा जिक्र करेंगे। इस सांख्य में और यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन हमने देखी कि वहां पर कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमारी ऑब्जर्वेशन से भी मैच खाते हैं, हमारे थीमेटिक एनालिसिस से भी मैच करते हैं, एक्सपीरियंसेस को भी मैच करते हैं, और जो हमारी फाइंडिंग्स आई हैं लोगों के शरीर, मन और उनकी स्पिरिचुअलिटी, उनकी जो माइंडफुलनेस में जो चेंजेस आए हैं, उनको एक्सप्लेन कर रहा है। अब आप समझे, आसान नहीं है, मुश्किल काम होता है ये बहुत। मैं इसीलिए आपको एक स्पेसिफिक एग्जांपल से बता रहा हूँ। अगर मैं सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क यूज करता हूँ, ठीक है, पतंजलि के योग सूत्र से, जिसको कि हम आइडियल स्क्रिप्चर मांगते हैं, योग में जो भी शोध आप करें, ध्यान रखिए, एज ए योगा टीचर, एज ए योगा टीचर, एज ए वाईसीबी सर्टिफाइड पर्सन, या एज ए योगा ट्रेनर, या एज ए योगा थेरेपिस्ट, ठीक है ना, पतंजलि योग सूत्र मेरा मूल ग्रंथ है, वो मेरी बाइबल है। वो मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण, 8 लिम्स को जो बताता है, क्योंकि यही मेरी प्रैक्टिस और मेरे होने में, मेरे जीवन में होने वाले बदलावों को, मेरे हायर परसूट्स ऑफ एक्सीलेंस को अचीव करने में, मेरे ट्रांसफॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहा है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। इसमें होलिस्टिक अप्रोच भी है, इसमें टेस्टेबल गाइडलाइंस भी दी हुई है, और इसमें माइंड बॉडी इंटीग्रेशन की भी बात की गई। सो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है फॉर योगा, और ये फिलोसॉफिकल और प्रैक्टिकल गाइडेंस दोनों देता है पतंजलि का योग सूत्र, ये हम जानते ही हैं। बाकी योगा स्क्रिप्चर्स हो गए जो हमारे रेलेवेंट हैं, वो हैं हठ योग प्रदीपिका, जैसे मैंने अभी बोला आप, क्योंकि ये फिजिकल प्रैक्टिस, सटल एनर्जी और वाइटल एनर्जी के बारे में बात करता है। देखिए, एनर्जी के बारे में जो बात कर रही है ना, वो हठ योग प्रदीपिका, एनर्जी, फोर्स। और यहाँ ब्रीदिंग, पॉस्चर्स और इनके बेनिफिट्स के बारे में भी इलेबोरेट। शिव संहिता, इसी तरह से घिरण संहिता, वो हम सब जानते हैं, वहां बेनिफिट्स का भी जिक्र है। वाई योग सूत्रास आर मोस्ट अप्रोप्रिएट, अगेन बात वहीं आ गई। एक तो कॉम्प्रिहेंसिव स्कोप है, और रिसर्च से अलाइनमेंट भी है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। योग सूत्रों के संदर्भ, शोध ग्रंथ मिल जाएंगे, खूब सारे मिल जाएंगे रेफरेंसेस। तो आप बच सकते हो, कहीं फंसोगे तो बच सकते हो कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये बहुत सारे लोगों ने इस पे काम किया है। तो वहां अलाइनमेंट मिलेगी, आपको सपोर्टिंग लिटरेचर मिलेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये साइकिल है, अगेन इसको बताया गया है कि आसनों की प्रैक्टिस से कैसे वेलबींग, वेलनेस, माइंडफुलनेस, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाया जा सकता है।
और प्राणायाम के माध्यम से कैसे जाया जा सकता है, अलग अलग यदि हम उनको लेते हैं। क्योंकि आसनों में फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ है। क्रॉनिक पेन और मोबिलिटी के केस में भी हठयोग प्रदीपिका और घृण संहिता काम आती है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ की बात करें तो वहां पर हठयोग प्रदीपिका में हमें वो आसन मिलते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ से जुड़े हुए हैं। तो हमारी हाइपोथेसिस जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर हम केवल स्पिरिचुअल, माइंड, मेंटल, साइकोलॉजिकल, साइकोफिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें, ठीक है, तो वहां पर योग सूत्र और पतंजलि ही सबसे ज्यादा कंफर्टेबल। प्राणायाम, तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को हमने डिडक्टिव में डालना है तो हठयोग प्रदीपिका को संदर्भ ग्रंथ मानिए, बनाइए। सेफ रहोगे, सुखी रहोगे, क्योंकि वहां डिटेल्ड आसना टेक्निक और बेनिफिट्स हैं। अगर क्रॉनिक पेन और मोबिलिटी रिलेटेड आप आसनों में शोध करना चाह रहे हैं डिडक्टिव में, ठीक है ना, तो हठयोग प्रदीपिका, गैरन संहिता दोनों लीजिए, क्योंकि वहां पर थेरेपेटिक इफेक्ट पे ज्यादा जिक्र है आसनों का। अगर आप मानसिक स्वास्थ्य का बात करें तो योग सूत्र सुटेबल है, क्योंकि आसनों को उन्होंने मेंटल स्टेडीनेस के साथ जोड़ा हुआ है। स्थिर सुखम आसनम, किनेस्थेटिक प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस के बारे में वहां बात की गई है कि किस तरह से मैसेज ब्रेन को जाता है मसल से। ये इम्पल्सेस उस मैसेज को कैरी करती हैं, फिर वहां हमारे कुछ फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उससे हमारा स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। इस तरह की जो कंसेप्ट है। प्राणायाम अगर आप एंजाइटी और इमोशन के लिए करें, फिर हठ योग प्रदीपिका ही आएगी। तो शिव संहिता कब आएगी? जब हम हार्ट रिलेटेड अगर कोई पैरामीटर्स चाहते हैं, जैसे हार्ट रेट वेरिएबिलिटी या वेगल टोन पे काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें तो वहां पर भी हमें हठयोग प्रदीपिका मिलते हैं। तो मैं ये आपको ये टेबल जो दिखा रहा हूँ ना, ये आज तक जितनी भी हजारों रिसर्च हुई है, वहां पर लोगों ने जितनी बार फ्लेक्सिबिलिटी पे काम किया, हठयोग प्रदीपिका संदर्भ ग्रंथ लिया। क्रॉनिक पेन में हठयोग प्रदीपिका, ज्ञानशीता दोनों लिए हैं। मेंटल वेलबींग अगर काम कर रहे हैं, इमोशंस पे काम कर रहे हैं, साइकोलॉजी पे, तो योग सूत्र लिए हैं। एंग्जाइटी इमोशन पे तो हठ योग लिए हैं। तो ये आपको मदद करेगा। सांख्य योग का एक भी संदर्भ मेरे पास नहीं मिलता कि जिसको मैं डिडक्टिव में यूज कर सकता हूँ। हाँ, सांख्य योग वहां ठीक है जहां पर हम क्वालिटेटिव में छोड़ करके इंडक्टिव में थ्योरी डेवलप की और हमने अपनी पीएचडी सबमिट कर दी, फिनिश। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे उनके, ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। फ्यूचर डायरेक्शंस के अंदर हम कुछ हमारे अगर गैप्स हैं उनके बारे में वो ऑलरेडी हम बात कर ही चुके हैं। योगा टीचर्स के भी बड़े चैलेंजेस होते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस चैलेंजेस। एविडेंस बेस्ड टीचिंग होनी चाहिए, ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, मतलब क्लासिकल इन्फॉर्म्ड अडेप्टेशंस होने चाहिए अगर हम आसन में कुछ बदलाव कर भी रहे हैं, जैसे चेयर सूर्य नमस्कार, चेयर योगा इत्यादि। और सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो हम छोड़ देते हैं वो है एजुकेशन, पेडागोजी। इसके बारे में किसी भी संदर्भ ग्रंथ सूत्र में नहीं लिखा गया है कि एक अध्यापक की अप्रोच सिस्टमेटिकली पेडागोजी उसकी क्या होनी चाहिए प्रैक्टिकल क्लास के अंदर। ये जरूर है, बताया गया है कि एक टीचर को विनम्र होना चाहिए, एक टीचर को बड़ा अलर्ट होना चाहिए, एक टीचर को स्थान साफ रखना चाहिए, वहां शोर नहीं होना चाहिए, ये सब है, ठीक है। लेकिन जो एजुकेशन है, पेडागोजी है योग की, वो एक बहुत अलग विषय है, क्योंकि करा तो अल्टीमेटली हम एक प्रोटोकॉल ही रहे हैं ना। तो हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ है या हमारा हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ जुड़ा हुआ है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हमसे सीख कर आगे योग करा रहे हैं, देखिए वो अलग योग है। एक हम योग करा रहे हैं वो अलग योग है फिर, ठीक है। तो एक दूसरे को जो कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट करते हैं वो मेथड्स हमको यूज करने हैं। और जो मोटा मोटा जो मोटी बात है वो क्या है कि जो एंशियंट विजडम है उसको मॉडर्न साइंस के साथ लेकर चलना है। ये सिलोज में काम नहीं कर सकते कभी। यही दिक्कत है आजकल, मॉडर्न मेडिकल साइंस हमारे पीछे पड़ी हुई है और हम उनके पीछे। तो एक दूसरे के टांग नहीं खींचनी है, एक साथ चलना है, होलिस्टिक, तभी तो होलिस्टिक होगा ना। सो दैट्स इट।
Now the house is open for questions. सर ये सांख्य का जो इम्प्लीकेशन है, अगर हम उसे फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ जैसे हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं, अम, या फिर मैनेजमेंट में मोस्ट जो सीनियर लेवल है जहाँ एक्चुअली इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, अगर उनके साथ अगर हम टेस्ट कर पाए, बिकॉज वहाँ जो मेजर गैप वो दिखता है कि दे आर कंप्लीटली इन्वॉल्व इन प्रकृति, और वो डिस्क्रिमिनेटिव कहीं कहीं ना कहीं होता है, वो लोग प्रकृति को भी डिस्क्रिमिनेट करते रहते हैं, वो प्रकृति और पुरुष का डिफरेंस नहीं जानते कि इसको डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए। वहां ये टेस्ट हो सकता है क्या? व्हाट इज इट्स योर? They are not interested in philosophy. अगर वो वर्किंग में हैं, हम्म। अगर उनके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं, और वो बहुत प्रैक्टिकल होंगे, ध्यान रखिएगा, वो फिलॉसफी को ना सुनना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं। और उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए जो कि चंचल ज्यादा होते हैं, मेरा ये मानना है कि ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले ना, और जो बच्चे होते हैं, ये चंचल बहुत होते हैं। इनकी शुरुआती अभ्यास से होती है। पहले आप आइए, अभ्यास करिए, उसके बाद इसके अंदर उनको हम क्लासिकल से धीरे 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 जोड़ सकते हैं प्रोग्रेशन में। लेकिन वो भी उसमें बहुत ज्यादा सवाल जवाब करेंगे, बहुत सारी चीजें निकालेंगे, क्योंकि हो सकता है वो आपकी क्लास में इन चीजों को पढ़ के आ जाएं और आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट में उलझा दें, तो आप अपना जो मेन गोल है वही छोड़ दोगे। बहुत चालाक होते हैं, बहुत तेज होते हैं, खासकर फौजी। यूएस में क्यों कामयाब हुआ योग? क्योंकि उसका अभ्यास का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था ना, जब उन्होंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को किया, फिर वो उसके पीछे की फिलॉसफी समझने के लिए बाहर आता है। तो इट इज अ डिफरेंट अप्रोच। इसीलिए हम कैंप्स लगाते हैं, इसको ऑफलाइन करते हैं। और जो कॉर्पोरेट योगा है, वहां पर जो हायर मैनेजमेंट है, उसको हम बिल्कुल आइसोलेट करके ले जाते हैं। लेकिन वहां उनको हैंडल करने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए कि जो उनकी इश्यूज को, उनके क्वेश्चंस को समझता हो, कि वो एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं। नहीं तो वो हमारा मजाक बना देते हैं। एब्सोल्युटली लिसन, थैंक। हाँ, जिस दिन वो बीमार पड़ते हैं ना, फिर वो सब सुनते हैं। जब वो स्ट्रेस की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से बीमार होते हैं, फिर वो बड़े ध्यान से सारी बातें सुनते हैं, क्योंकि उनको रियलाइज ये होता है कि कुछ ना कुछ लाइफ में मिसिंग था। तो या तो अभी कर लो, मैं तो उनको यही बोलता हूँ अक्सर कि या तो भाई साहब आप अभी समझ जाओ। मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दे दिए, मैंने आपको एटियोलॉजी भी बता दी है बीमारी की, कि शुरुआत यहीं से होगी। ठीक है, नहीं तो डॉक्टर के कहने पे करोगे, इससे अच्छा भी कर लो। तो ये जो एक वाक्य है ना, ये बड़ा काम करता है जबरदस्त। फिर उनको अपने सीनियर्स दिखाई देते हैं जो कॉर्पोरेट से 50 में रिटायर हो गए। रिटायर होना अच्छी बात है, वो तो रिटार्डेड हो गए। फिर वो फिलॉसफी को, थ्योरी को, स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक योगा टीचर के लिए, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ पेडागॉजी पेडागॉजी पेडागॉजी, वो सब जगह सबकी डिफरेंट है। क्योंकि हम रिजल्ट्स पे लगे रहते हैं। भाई क्लाइंट आया है तो यार, अब इसको छोड़ना है का नहीं, अभी 1000 दे रहा है, ये 2000 दे के जाए, ऐसा इम्पैक्ट डाल दूं मैं इसके ऊपर। शॉर्ट टर्म गोल्स पे रहते हैं ना, वो भी शॉर्ट टर्म गोल्स वाले ही हैं, तो हम भी शॉर्ट टर्म गोल्स वाले ही हैं, तो फर्क क्या हो? बिकॉज इट्स अ लाइफ स्टाइल। योगा इज नॉट समथिंग, a pill which I give you and it will cure you. It's a complete lifestyle. और हम केवल ज्ञान मात्र नहीं देते हैं कि प्रवचन सुना और अपने घर चले गए, नहीं, हम उसे अभ्यास में लाते हैं। और जब बॉडी के सिग्नल अंदर से जनरेट होने लगते हैं ना, सांख्य योग ये कहता है यहाँ, ये सेम है,
कि जब इंटरनल को सुनने लग जाते हैं हम लोग तो दुख का निवारण हो जाता है। फिर बहुत सारे दुख तो अपने आप ही चले जाते हैं, हमें कुछ दुख पे बात करने की जरूरत होती ही नहीं है। और उसको फिर साइंस से जोड़ दीजिए आप। ये जो इंटरोसेप्शन है और जो जो प्रोप्रियोसेप्शन है, एक्सटरोसेप्शन है, दो तरह की चीजें होती है ना। तो बाहर से साउंड को सुनना और फिर बहुत सारी इंद्रियों का इस्तेमाल करना, फिर इंद्रियों को शांत कर देना। जब साउंड अंदर से आने लगे उसे कहते हैं अनाहत नाद। नाद युग में हम नादानुसंधान को यदि आप लेके चल रहे हैं तो वहां चलिए जहां पर आप योग निद्रा का प्रयोग कर रहे हैं। संपूर्ण कायोत्सर्ग यानी सिर्फ मेडिटेशन पे अगर आप फोकस कर, वहां नाद अनुसंधान लेकर चलिए, वो मूलभूत ग्रंथ सूत्र आपका वो हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ मिक्स एंड मैच शोध में चाहिए ना, क्योंकि शोध रिसर्च जो है ना बहुत साइंटिफिक चीज होती है। जो है सो है, नहीं है तो नहीं है, रिजेक्ट कर देगा उसको। एनी अदर क्वेश्चन? तो कल आपने जो वो 4 पॉइंट बताए थे ना, फिजिकल वेलबींग, इमोशनल मेंटल वेलबींग, एक चार्ट दिखाने वाले थे, मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी। हाँ, ओके यू कैन जस्ट वो, हाउ डज इट लुक लाइक इन अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन? ओके, जस्ट अ सेकंड, लेट मी गेट दैट। आई शो यू दैट। एक मैंने रिसर्च पेपर भी शेयर किया आपके साथ। जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। इज इट इज इट विजिबल? यस। visible. दिस इज द थीमेटिक एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि perception, experiences, ideas and opinions, and how is gender constructed, right, in the history teaching। एक एग्जांपल है। तो डिफरेंट अप्रोचेस हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच है। तो स्टेप 1 जो इन्होंने दिया है, ब्राउन एंड क्लार्क ने ये मेथड अडॉप्ट किया थीमेटिक एनालिसिस का, जिसमें स्टेप 1 है फैमिलियराइजेशन, कि हमारा जो डेटा है, ठीक है ना, उससे हम कितना फेमिलियराइज करते हैं अपने आप को। जो भी हमने उनकी ऑब्जर्वेशंस ली हैं, सबसे पहले हमें उसकी फेमिलियरिटी को डेवलप करना है। हर इंडिविजुअल आइटम को जो हमने फ्रेम किया है या फ्रेम करने वाले हैं उसको हम एनालाइज करेंगे। तो उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग से भी हो सकता है, रीडिंग थ्रू द उनकी जो टेक्स्ट है, जो हमने रिटर्न में फीडबैक लिया है उनसे, वो भी हो सकता है, हमारे अपने नोट्स भी हो सकते हैं। तो हमें उस डाटा की फेमिलैरिटी तब आएगी जब हम ये समझते हैं कि सबसे पहले हमें उनकी बताई गई बातों को, उनके दिए गए फीडबैक्स को या हमारे बनाए हुए नोट्स को रखना है। नंबर 2, फिर हम उनको कोड करते हैं। जैसे कि ये देखिए एग्जांपल, मैं इसकी बात कर रहा था। एक व्यक्ति ने क्या बोला अपने इंटरव्यू में, उसने बोला पर्सनली आई एम नॉट श्योर, मतलब मैं श्योर नहीं हूं, मुझे ऐसा लगता है कि क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, बट आई डोंट नो कि कैसे चेंज आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इसलिए उनको विश्वास करो, क्लाइमेट चेंज इसीलिए आ रहा है। बट उनकी क्या अथॉरिटी? क्या पता वो कोई अपना हिडन एजेंडा क्लाइमेट चेंज में सामने लाना चाह रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, मैं एक व्यक्ति की इंटरव्यू बता रहा हूँ आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक्सपर्ट्स गलत हैं। मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि मैं 100% उन पे विश्वास नहीं कर सकता कि सचमुच में क्लाइमेट चेंज है क्या। और फिर वो ये कहता है कि जो फैक्ट्स हैं वो तो चेंज भी होते रहते हैं। कभी इसको ग्लोबल वार्मिंग कह देते हैं, कभी क्लाइमेट चेंज कह देते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा दोनों में डिफरेंस क्या है।
अब ये एक इंटरव्यू का एक एक्सर्प्ट है, ठीक है ना, ये इंटरव्यू का एक एक्सर्प्ट है जो मैंने बातचीत की एक व्यक्ति से, लेकिन मैंने उसकी कोडिंग किस तरह से की कि ऐसा लगता है वो व्यक्ति थोड़ा उलझा हुआ है, कंफ्यूज्ड है, तो उसको मैंने कोड दे दिया अनसर्टेनिटी है। एक्नॉलेज तो कर रहा है क्लाइमेट चेंज को, लेकिन उसे एक्सपर्ट्स पे भरोसा नहीं, और उसे चेंजिंग टर्मिनोलॉजी के कारण और कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये जो सारे मैंने कोड किए हैं, इसका एक थीम क्या होगा कि व्यक्ति समझ तो रहा है लेकिन और समझने की जिज्ञासा रखता है, उसके अंदर मैंने ये सारी चीजें डाल दी। ये मेरी सब ग्रुप्स कोडिंग हो गई। थीम एक है, प्रैक्टिस एक है। अब ये जब मेरा स्टेप पूरा होता है, फिर मैं जाता हूँ थीम्स पे को जनरेट करने, इसी के आधार पर, इन कोड्स के आधार पर, है ना। तो मैं कहता हूँ अगर कोई व्यक्ति की इंटरव्यू में या उसकी दी गई फीडबैक में वो अनश्योर है, कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता है और ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशंस देता है, इनकम्प्लीट जानकारी हो रही है, तो हम ये कहते हैं कि भाई इसको अनसर्टेनिटी में डालो। अब अनसर्टेनिटी में कितने लोग होंगे, हो सकता है 100 के सैंपल में 50 हो, 60 हो, 70 हो जो नहीं समझ रहे हैं हमारी योगा की फिलॉसफी को। कोई दिक्कत नहीं, उसे अनसर्टेनिटी में डालो। पुरुष और प्रकृति बताने लगे तो वो अनसर्टेन है कि ये क्या होता है, ये कब मिलता है, क्यों मिलता है, इसका फायदा क्या है जानने का, वगैरह वगैरह। इसी तरह से ये व्यक्ति क्या कह रहा है, टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई, साइंटिस्ट पे विश्वास नहीं है, रिजेंटमेंट टुवर्ड्स एक्सपर्ट्स है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, गवर्नमेंट का क्या कंट्रोल है, गवर्नमेंट क्यों नहीं रोल प्ले कर रही है, तो डिस्ट्रस्ट हो गया, मिस इन्फॉर्मेशन हो गई। ये मेरी थीम्स हो गया। कोडिंग ये थी, कोडिंग के आधार पे मेरे थीम्स बन गए, और फिर मैंने क्या किया, इन थीम्स को एक्सपर्ट्स के पास भेजा कि सर प्लीज चेक करिए कि मैं लोगों के योग के प्रति रुझान या फिलॉसफी के प्रति चीजों को जानना चाह रहा हूँ कि वो, ये मेरी जो मैंने जो थीम्स बनाए हैं, क्या मैं इनको कुछ को रिपीट तो नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने स्प्लिटिंग गलत कर दी या कोई चीज मिस हो गई मुझसे, या आप कहो तो मैं किसी चीज थीम को छोड़ देता हूँ, वो अच्छा नहीं लगेगा, लोग बुरा मानेंगे योग के बारे में। फिर मैं डिफाइन और रीनेम करूंगा थीम्स को, बड़ा क्लियरली डिफाइन करूंगा कि डिस्ट्रेस का मतलब क्या है, एक्सपर्ट्स का कौन होते हैं, कॉन्स्पिरेसी थिंकिंग क्या होती है, और फिर मैं उसको अपनी भाषा में लिखूंगा। डू गेट माई पॉइंट। अब ये जो लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ, छठा स्टेप जिसे हम कह देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऊपर जो मैंने होमवर्क किया है, ये तभी आ पाएगा यदि आप इसके इन 6 स्टेप्स को जो बर्क ने नहीं दिए हैं, आप ब्राउन एंड क्लार्क ने दिए हैं, इन स्टेप्स को थेमेटिक एनालिसिस में, योग की स्टडी में भी अप्लाई कर दोगे आप। एग्जाम्पल मैंने दिया आपको क्लाइमेट उससे और ग्लोबल वार्मिंग से, लेकिन हमें योग के पॉइंट ऑफ व्यू से इन 6 स्टेप्स को फॉलो करना है। तो कल को कोई भी हमारी थ्योरी जो हम जनरेट करेंगे उसको चैलेंज नहीं कर सकता। हम ये कहेंगे हमने 6 स्टेप मेथड अडॉप्ट किया, ब्राउन एंड क्लर्क का हमने 2009 में जो मेथड था उसको हमने अडॉप्ट किया, उसके आधार पर हमने थीमेटिक एनालिसिस की कोडिंग की, फिर थीम्स को फाइनलाइज किया, फिर एक्सपर्ट्स के पास भेजा, उसके आधार पर हमने लोगों के एक्सपीरियंसेस को यहाँ पर अपनी स्टडी के अंदर डिडक्टिव रीजनिंग में फिर हमने उनको मैच किया, इंडक्टिव डिडक्टिव को दोनों को मैच किया और फिर हमने प्रेजेंट किया। उसके लिए फिर हमें इंडक्ट उस थ्योरी की नॉलेज, उस थ्योरी की कॉन्करेंट वैलिडिटी की नॉलेज होनी चाहिए। हमारी थ्योरी पतंजलि योग सूत्र से मैच करती है तो दोनों का ज्ञान हमें होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। तभी तो हम लोगों के एक्सपीरियंसेस को मैच करके नीचे लिख सकते हैं कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा गया है, इस श्लोक में ये कहा गया है, जो कि यहाँ पर भी मेरे जो डिडक्टिव रीजनिंग में है, मेरी थीमेटिक एनालिसिस में ये चीज वहां पर भी आई है। जैसे असमंजस्य, अभी मैंने कहा था ना अनसर्टेनिटी, अर्जुन को भी अनसर्टेनिटी थी, तो मैं वहां ये लिखूंगा कि जैसे लोगों को योग करने के बाद अभी भी उनके विचारों में कुछ विश्वास नहीं है, अनसर्टेनिटी है कुछ चीजों को लेकर के, तो ऐसा अर्जुन के साथ भी हुआ था और श्रीमद् भगवत गीता के फलां चैप्टर इतने वर्ष में ये लिखा गया है, तो उन्होंने उस श्लोक में ये कहा था। अब आप समझ गए इसको कैसे प्रस्तुत किया जाएगा। मैं आपको बुक एक्चुअली के इतना रूप में। डिफिकल्ट बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा अगर अच्छी रिसर्च करनी है। और ऐसी अच्छी रिसर्च, एक बहुत बड़ा गैप है, मैंने बोला ना एविडेंस गैप्स हैं लोगों के पास, लोगों के पास मेथोडोलॉजिकल बहुत जबरदस्त गैप्स हैं, नहीं करते लोग अच्छी शोध। बस वो उठाया अपना इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन फलाना देख लिया, इफेक्ट ऑफ योगा ऑन ये देख लिया, प्राणायाम से लंग्स खुल गए, और जमा करके अपना ठीक है पीएचडी हो गई। ये इतना इतना कष्ट उठाएगा कौन।
कष्ट उठाना नहीं चाहते, समय बर्बाद करने में बिलीव करते हैं। और हमारे तो, बुरा मत मानिएगा, मेरी भी ऐसी साइकोलॉजी है। जैसे ही छठा साल शुरू होगा कि हाय हाय अब जमा करानी है, मर गए, भागो, तो हम लिखना शुरू करते हैं, फिर हम कुछ करते हैं, ये करो, वो करो, फलाना करो, ऐसे करो। और वो आनंद फानन में जमा जुमा हो जाती है, किसी तरह से पीछा छूटता है। लेकिन जब 10-12 साल बाद उस थीसिस को आप उठाओगे ना, तो रोना आएगा। मैं अपनी थीसिस उठाता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। कारण ये है कि मैंने लैब में काम किया, मेरे जो गुरुजी थे वो साइंटिस्ट हुआ करते थे, बाद में वो फैकल्टी बन गए, और मैंने लैब में काम किया। मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों पर काम किया, और जो मैंने उसको प्रेजेंट किया ना, वो जो मेरी लैंग्वेज थी, देखिए लैंग्वेज पे भी कमांड होना चाहिए। हिंदी में काम कर रहे हो, हिंदी भाषा पर आपका नियंत्रण होना चाहिए कि क्या बोल रहे हो। तो मेरा उस समय इंग्लिश बहुत स्ट्रांग थी, तो मैंने उसको इंग्लिश में जिस तरह से, जो मेरी चीजें वीक थी उनको मैंने गोल मोल करके जो एक तरह से समझा दिया, वो चीज उस समय मैंने अपने सबसे अच्छी, वो चीज मैंने डेवलप की कि इफ यू कांट कन्विंस पीपल देन कंफ्यूज देम, बेसिकली वो मैंने किया। और फिर मैंने रिकमेंडेशन में लिख दिया कि मेरा बहुत सारी चीजों पर नियंत्रण नहीं था, मैं चाहता हूं कि भविष्य में यदि इस प्रकार का शोध कोई और भी करे तो वो इस प्रकार की चीजों का ध्यान रखे, और ज्ञान भी दे दिया। तो सब लोगों ने बहुत सराहा उसे। लेकिन मैंने उस समय भागम भाग में छठे साल में ही काम किया। शुरू के 5 साल तो मैं ऐसे ही घूमता फिरता रहा। वो जो है 12.5 रुपए का पास होता था, और एक आई कार्ड होता था रिसर्च स्कॉलर का, सबको मैं दिखाता था और रोब झाड़ता था, देखो मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो योग में जीवन जिया नहीं है एक्चुअली, एटलीस्ट शोध में तो नहीं जिया। बाद में जीना शुरू किया। मेरी पीएचडी मुझे 35 ईयर्स की एज में अवार्ड हुई थी। बाद में मुझे ये पता लगा कि नहीं, ये जो मैंने काम किया है इसको जीना भी चाहिए। तो असली ज्ञान तो बाद में प्राप्त हुआ, जब मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था, कोई डेडलाइन नहीं थी। अलग अलग पर्सनैलिटी है सब लोगों की। कुछ लोग डेडलाइन में काम करते हैं, कुछ लोग जो है वो डेडलाइन नहीं, बहुत डिसिप्लिन होते हैं शुरू से ही। तो जो व्यवहारिक पक्ष है ना, जो बहुत सारे दुख है, वो डिसिप्लिन से ही दूर हो जाते हैं आपके। ये भी सांख्य योग में कहा गया। लेकिन जब आप हायर स्पिरिचुअलिटी में आते हो, तो वहां पर आपको किसी ना किसी ग्रंथ की या एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत पड़ती है। शुरुआत में बहुत सारी चीजें हैं, आदतें हैं, हैबिट्स हैं, वो छूट जाती हैं, डिसिप्लिन से ही छूट जाती हैं। ठीक है जी, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। सर पतंजलि का भी पहला सूत्र यही है ना, अथयोग अनुशासनम। शुरुआती वहीं से होता है, देखो। और सांख्य योग में भी कहा गया कि यदि आप दुखों का निवारण करना चाहते हैं तो स्वयं से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनिशियली इनिशियली लेकिन जहां पर पुरुष और प्रकृति चिपक गए हैं, वहां पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। वहां आपको सेल्फ स्टडी कर, स्वाध्याय करना पड़ेगा, गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। और बहुत सारी चीजों, बहुत सारे प्रश्न उठेंगे आपके माइंड में, उन प्रश्नों के उत्तर कई बार स्वयं मिलते हैं, कई बार नहीं भी मिल पाते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, तब आप जा करके आप देख पाएंगे कि आप अलग हैं। सर कल आपने एक बोला था कि वो गूगल फॉर्म का भी एक मॉडल आप शेयर करेंगे करके क्वेश्चनरिंग के लिए। हाँ, क्वेश्चनेयर मैं आपको बहुत सारे दे सकता हूँ, मैं शेयर कर देता हूँ। वो जो क्वेश्चनेयर है उसमें भी आप देखेंगे बहुत सारे थीम्स और सब थीम्स मिलेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्वेश्चनेयर एक्चुअली डेवलप कैसे किया गया। जैसे मुझे किसी की इंटेलिजेंस मेजर करनी है, तो मैं 4-5 थीम्स बनाऊंगा ना, तभी मुझे पता लगेगा। सोशल इंटेलिजेंस अलग होती है आपकी, जो है एडजस्टमेंट इंटेलिजेंस अलग होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस अलग होती है, अडेप्टेबिलिटी अलग होती है, लाइफ स्किल्स का जो है आप कितना अच्छा उसमें परफॉर्म करें वो अलग होते हैं। तो इंटेलिजेंस के भी सब थीम्स हैं और थीम्स हैं। ठीक उसी तरह से हम अपने डेवलप करते हैं। ये जो मैं आपसे शेयर करूंगा, उनके थीम्स या जो उनके सब स्केल्स हैं वो सेम है। पर यहाँ क्या है,
हमने लोगों के एक्सपीरियंस के आधार पर थ्योरी डेवलप की। किसी ने वो ऑलरेडी डेवलप किए हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, उसी को यूज करूंगा और फिर मैं अपनी दी हुई थ्योरी के साथ उसको मैच करूंगा कि कितनी मैच कर रही। क्वेश्चनर्स भी बेसिकली वही हैं, सेम। क्वेश्चन बताइए आप किस पे काम करना चाह रहे हैं, आप इमोशनल रेगुलेशन पे, इमोशनल इंटेलिजेंस पे, किस पे काम करना चाह रहे हैं। अगर आप किसी पेन पे करना चाह रहे हैं तो वो बहुत सारे वो भी स्केल्स हैं। SPF 36 है जैसे जो स्क्रीनिंग टूल है, उस पे भी आप काम कर सकते हैं। आप क्या नाम है, रिएक्शन टू फ्रस्ट्रेशन पे काम कर सकते हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन का भी मेरे पास स्केल है, उसमें की भी दे रखी है कि आप कैसे रॉ स्कोर्स को स्टैंडर्ड स्कोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उसकी रैंकिंग भी दे रखी है कि इतना स्कोर है तो इतना हाईली इमोशनल व्यक्ति है, इतना है तो इतना है। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट पे भी काम कर सकते हैं आप। बहुत सारे स्केल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे क्वेश्चन स्टैंडर्डाइज्ड अवेलेबल है। वो उन्हीं थीम्स पर आधारित है जिनके आधार पर हम ये कह देते हैं कि एक व्यक्ति इमोशनली ज्यादा इंटेलिजेंट है, एक मिडिल लेवल इंटेलिजेंट है, एक लोअर लेवल इंटेलिजेंस का व्यक्ति। कई लोग क्या करते हैं, उनके पास सैंपल अच्छा नहीं होता तो वो इंटेलिजेंस लेवल के आधार पर डिवाइड कर देते हैं ना। जैसे यहाँ तो मान लीजिए एज ग्रुप है हमारे पास 15 से 18, 19 से 25। अगर हम क्लासिफाई नहीं कर पा रहे हैं ग्रुप को, तो हम क्या करते हैं, उनके इंटेलिजेंस लेवल को चेक कर लेते हैं और फिर अपना योग करा देते हैं। इंटेलिजेंस लेवल चेक किया और मान लो 35 लोग हमें मिले जो हाई लेवल इंटेलिजेंस, IQ उनका थोड़ा ज्यादा है। लेकिन आजकल IQ को EQ के साथ जरूर कंपेयर करना चाहिए, और SQ एक और आ गया। तो मेरा ये मानना है कि योग का व्यक्ति केवल इंटेलिजेंस पे काम ना करे, वो इमोशनल क्वेश्चन पे भी काम करे और स्पिरिचुअल का भी। तीनों के क्वेश्चन है अवेलेबल। और हम कभी क्लेम नहीं करते कि क्योंकि मैंने योग कराया और ये आदमी बहुत अच्छा स्कोर कर गया मेरे दिए हुए टेस्ट में, उसकी माइंडफुलनेस या उसकी लाइफ सेटिस्फैक्शन या उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो गई, उसका दृष्टिकोण पॉजिटिव हो गया, बस यहाँ कह के मैं रुक जाऊंगा। अगर मैं ये कहूंगा कि अब ये व्यक्ति कैवल्य की प्राप्ति कर गया, ये गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं बीच में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में कुछ मॉडरेटर्स और मीडिएटर्स को लाना चाह रहा था। तो हम क्या है, मॉडरेटर्स का ध्यान रखेंगे और मीडिएटर्स पे ही रुक जाएंगे। हाँ, सामने वाले के गेस वर्क पे छोड़ देंगे हम कि हमने योग कराया तो उस व्यक्ति को लाइफ में काफी सेटिस्फैक्शन फील हुई, और सेटिस्फैक्शन जॉब में इतनी फील नहीं हुई लेकिन रिलेशनशिप में सेटिस्फाइड हो गया वो व्यक्ति। बस मैंने योग कराया, उस पर ये प्रभाव आया। उसके बाद हम फॉलो अप अगर कर रहे हैं कि मैंने ट्रेनिंग दे दी, फिर मैंने 3 महीने बाद उसको फिर बुलाया, मैंने पूछा भाई साहब कैसे हो। वो कहेगा भाई साहब मेरी और मेरी बीवी की तो फिर से उतनी लड़ाई होने लग गई। फिर 3 महीने उसको कराया, फिर उसको फॉलो अप में मैंने बोला अब कैसा है, बोला सर जब तक आप समझाते हो कराते हो तो मैं ठीक रहता हूँ। तो ये जो फॉलो अप है वो भी हमें योग में करना पड़ता है, और अगर नहीं किया तो हमें लिखना पड़ता है कि फॉलो अप के लिए हमने उनको ये मेथोडोलॉजी रिकॉर्ड के रूप में दी या उनको लिखित में टेक्स्ट दिया, और हमने उनको बोला कि आप कुछ नहीं कर सकते तो इस सोने से पहले इस मंत्र का उच्चारण करिए। तो वो फॉलो अप में हमें लिखना चाहिए और हमें करना भी चाहिए बेसिकली। कई बार सब कुछ ठीक होता है, वो कहते हैं अच्छा ठीक है आपने करा करू के छोड़ दिया, आपका काम हो गया, आप क्या कर रहे हैं वो लोग, आपको पता है क्या कर रहे हैं वो लोग, उनका जीवन कैसा है आपने देखा। हम कहते हैं नहीं सर हमें नहीं पता है। बोलो नहीं सर, हम कांस्टेंट टच में हैं और हम उनकी बराबर काउंसलिंग करते रहते हैं, और उनको जहां से वो उनको आवश्यकता है फिर से हम वहां से उनको शुरू कराते हैं, तो वो लोग ठीक रहते हैं। तभी तो होलिस्टिक हुई ना हमारी रिसर्च भी। जो योग की रिसर्च है ना वो होलिस्टिक होती है। देखिए बाकी लोग क्या है ना, फिजियोथेरेपी वाले क्या, काम करा पेन खत्म हुआ जाओ घर, ये लो पकड़ो दवाइयां खाते रहो। हमारा ऐसा नहीं होता। हमारा संबंध, हमारा रिलेशनशिप बहुत होलिस्टिक होता है अपने क्लाइंट के साथ, और वो लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए, होता भी है।
ये यूनिकनेस आपको डालनी है, क्योंकि जब आप सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी लिखोगे ना कि मेरी रिसर्च में क्या स्पेशल है, मेरी रिसर्च में ये स्पेशल है कि हमारे यहाँ फॉलोअप भी है, कांस्टेंट काउंसलिंग भी है, प्रैक्टिस भी है, उसके बाद नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी है, इसको हमने सनातन संस्कृति के साथ जोड़ा हुआ भी है, इत्यादि इत्यादि। क्योंकि हम इलाज बीमारी का नहीं कर रहे हैं, हम एक पूरे ह्यूमन बीइंग का इलाज कर रहे हैं ना, इसीलिए ये होलिस्टिक साइंस है। सर जैसे माइग्रेन का पेशेंट है, माइग्रेन के पेशेंट को जलनेती कराई, तो जलनेती कराने से माइग्रेन तो दूर हुआ, लेकिन साथ ही साथ मौसम चेंज होने पर जो फीवर आता था, साइनस का इश्यू था, वो भी सॉल्व हुआ। तो वो भी नीचे अपन दे सकते हैं उनको। 100% दे सकते हैं, और उसका क्रेडिट हमें तभी देना है जब हम ये कहेंगे कि उनके शरीर में जो बदलाव आए उसका कारण, उसका कॉज डायरेक्टली हमारे दिए गए प्रोग्राम्स नहीं थे, लेकिन इनडायरेक्टली हमें ऐसा लगता है क्योंकि ये चीज आए होंगे बॉडी के अंदर, ये न्यूरोकेमिकल या केमिकल चेंजेस, जिसकी वजह से उनको ये एक एक्स्ट्रा प्रभाव दिखाई दे रहा है। क्रेडिट नहीं देंगे सीधे सीधे, लेकिन उसकी जो रिपोर्टिंग है वो हम जरूर करेंगे। और शॉर्ट टर्म में नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म में कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो होंगी, बाद में वो रीअकर भी हो जाएंगी। अक्सर हम योग वाले ना बस ये प्रूव करने में लगे रहते हैं कि योगा बहुत पावरफुल है, बस इसको, इसकी जो कमियां हैं उसको ना हाईलाइट करना पड़ता है, इसको बस अच्छा ही अच्छा दिखाओ। इसे हम कहते हैं मेंटल बायस, रिसर्चर्स बायस। अरे भाई, जहां चेंजेस नहीं आए या जहां चेंजेस लेट आए उसको रिपोर्ट करने में क्या हर्ज है, बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, तो वाइंड अप करें या एमसीक्यू करेंगे? सर हम लोग कर सकते हैं एमसीक्यू, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एमसीक्यू करेंगे सर। सर आपके साथ पढ़ने में बड़ा मजा आता है। सर एक बात बोलना चाहती हूँ। यही बोलिए। कल मैं आपकी क्लास अटेंड कर रही थी, मेरी बेटी अभी छुट्टियों में कॉलेज से आई हुई है, यूपीएस से। तो वो मुझे बता रही थी कि आपके टीचर कितने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, मुझे उनका नाम देने में बात करूंगी। मिक्स मेथड्स पे हो गया था क्या हमारा? सैम्पलिंग मेथड्स, ओके, ऑलराइट। Which of the following sampling methods gives every population in the population, individual in the population, equal chance of being selected? Answer to this question is B, simple random sampling. Equal chance मिलता है सबको, इसे हम नॉन जीरो भी कह देते हैं। जीरो चांस किसी का नहीं है, सबका बराबर चांस है, 1:1। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा सैम्पलिंग मेथड ऐसा है जहां पर कि अवेलेबिलिटी या उनकी इच्छा के अनुसार पार्टिसिपेशन करने की अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलती है? जो उपलब्ध है उसी को हम ले लेते हैं। ये ऐसा कौन सा सैम्पलिंग मेथड है? आंसर इज सी, कन्वीनियंट सैम्पलिंग।
Question number 3. Which method is typically used in randomized control trials? उनको ग्रुप में विभाजित करने के लिए RCT स्टडीज में रैंडम असाइनमेंट. आंसर इज सी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. यहाँ पर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज यूज्ड फॉर डिवाइडिंग इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. RCT especially. Question number 4. मोस्ट प्रेफर्ड होता है स्ट्रैटिफाइड. Correct answer is B. It ensures representation of specific subgroups, stratas. जैसे मैंने स्पोर्ट्स का एग्जांपल दिया था ना, स्पोर्ट्स इज अ ग्रुप. सब ग्रुप क्या हो गया? वॉलीबॉल प्लेयर, कबड्डी प्लेयर्स, फुटबॉल प्लेयर्स, बास्केटबॉल प्लेयर्स, ये सब ग्रुप्स हो गए. दिस इज द बेस्ट मेथड. विच सैम्पलिंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट जब हम योगा प्रैक्टिशनर्स को किसी पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन के आधार पर स्टडी करना चाहते? एक पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन है, सभी को बैक पेन है या नेक पेन है या नी पेन है या उनकी हार्ट की सर्जरी हुई है, सभी को एक पर्टिकुलर बीमारी है. करेक्ट आंसर इज स्नोबॉल सैम्पलिंग. मैंने बताया था, क्योंकि इतनी आसानी से ये लोग मिलते नहीं है, इसलिए हमें इनको मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह अवेलेबल कराना होता है, ढूंढना पड़ता है. बेस्ट मेथड होता है. Which sampling method is most appropriate when studying yoga practitioners with a rare medical condition? ये रिपीट हो गया क्या? रिपीट हो गया. ओके, इसको सिक्स्थ मान लेते हैं. What distinguishes probability sampling from non-probability sampling? Correct answer is B. Probability sampling gives each member a known chance of selection. Non-zero जिसको हम कहते हैं. Question number 7 मानेंगे इसको, रिपीट हो गया था. Large scale yoga study across multiple cities. Randomly selecting yoga studios. लार्ज स्केल स्टडी है, बड़ा सैंपल है. Cluster sampling involves randomly selecting the groups, then surveying all within them. जब बड़ा सैंपल होता है 5,000 10,000 लोगों का, तो हम क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8.
Correct answer is D, with specific characteristics. 9. Correct answer is B. It may lead to selection bias and limit generalizability. कंक्लूड नहीं कर सकते हम उस पर्टिकुलर सैंपल के आधार पर कि जिस यूनिवर्स से हमने वो सैंपल उठाया है वो सैंपल भी इतना ही इफेक्टिव रिजल्ट्स देगा, ऐसा नहीं कह सकते. 10th क्वेश्चन, लास्ट वन, कोटा सैंपलिंग. करेक्ट आंसर सी, रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगा, क्योंकि जहां कोटा नहीं, जहां है ही नहीं वहां पर कोटा ही नहीं दे पाएंगे हम लोग ना. केवल ईस्ट और वेस्ट से डाटा उठा लिया, नॉर्थ साउथ सेंट्रल को छोड़ दिया, वहां का कोटा ही नहीं है ना. So that's it. Let me know your scores. 9. Very nice. धर्मेंद्र जी बधाई हो आप. 7-6 बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया. ऑल 10 करेक्ट. कौन है भाई? कंचन उपाड़े, क्या बात. कॉन्ग्रेचुलेशंस. विमला, विमला जी बहुत बढ़िया. कमलेश जी, रणधीर जी, स्मिता देश पांडे. नाइस. ठीक है जी, फिर समाप्ति की ओर चले. क्लोज इट विद द प्रेयर. शांति पाठ कंचन जी ले लीजिए आप. कोई हाँ लेगा? कमलेश जी आप ले लीजिए, शांति पाठ ले लीजिए. कोई ले रहे हैं क्या? आप ले लीजिए, मैं ही ले लूं? ठीक है, आइए. आप ले लीजिए. कमर गर्दन सीधी करते हुए चेहरे पर प्रसन्नता, दोनों हाथों को जोड़ लें, छाती के मध्य हिस्से पे रखेंगे. लंबा गहरा श्वास भर के एक ओमकार का नाद लगाएंगे. अम, सत्र की अंतिम प्रार्थना. ओम सहना भवतु, सहनो भुनातु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. सभी मिलकर हाथों का घर्षण करें. इस दिव्य ऊष्मा को, ऊर्जा को अपने नेत्रों से, मस्तक से, चेहरे से लगाते हुए संपूर्ण शरीर से स्पर्श कराएं और पुनः घर्षण करते हुए नेत्रों पर रखते हुए प्रसन्नता के साथ नेत्रों को खोलें. हरिओम तत्सत. सभी को प्रणाम. शुभ रात्रि. धन्यवाद सभी.